जय सीताराम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है ये √5 जो लिखा है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमको पहले से पता होना चाहिए कि रूट की वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं वे सारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है और जहां पर Q कभी भी 0 ना हो वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो Q होता है हमारा हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, जो P/Q की हमारी संख्याएं हैं वे पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। और चौथी कंडीशन क्या होती है कि P और Q जो भी संख्याएं होंगी ये सह अभाज्य होंगी। सह अभाज्य का मतलब जिसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 से अधिक आया तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, 1 आना चाहिए तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो ये कंडीशन होती है हमारी परिमेय संख्याएं की। अगर ये सारी कंडीशन है तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर से ये 5 बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन 4 रूट से बाहर निकल सकता है। कैसे निकलेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अर्थात 2 का पावर 2, 2 2 है तो पावर कर दिए, वर्ग से वर्गमूल हटता है तो बाहर आ गया 2। अब इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि बटे में 1 होता है। तो ये हमारी P/Q के रूप की हो गई, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 5 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, ये बाहर भी नहीं निकल सकता है, इसलिए 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी परिमेय अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन हमको सिद्ध भी करनी है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो अगर किसी चीज को हमको सिद्ध करना है तो उसको उल्टा मान लेते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम परिमेय मान लेते हैं। इसको हल करते हैं। हल करने में हम यहाँ पे लिखेंगे कल्पना किया कि, यहां पर कल्पना किसी लड़के का नाम नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं। कल्पना किया कि √5 एक परिमेयी संख्या है। अब हमने कल्पना कर लिया कि √5 एक परिमेयी संख्या है तो उसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो √5 ये किसके बराबर होगा, P/Q के रूप का होगा, जहां, और इसकी परिभाषा क्या है, जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं लेकिन अब इतने ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, तुम चाहो तो लिख सकते हो अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और तिर्यक गुणा करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा √5Q, ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए तो P का वर्ग होगा, इधर √5 और Q का वर्ग होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P का वर्ग P होगा, P का वर्ग ही होगा, 5 का √5 Q का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग का मतलब होता है कि √5 2 बार है, 5 गुणे √5। जब भी सेम संख्या का वर्ग करना हो तो उसकी एक संख्या बाहर आ जाती है। जैसे √5 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ये शॉर्टकट होता है। कैसे, √5 का वर्ग नहीं, √5 2 बार है तो √5 2 बार है तो इसका गुणा करेंगे तो √25 आएगा, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा। और यहाँ पर हम 5 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 बार है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो 5 आ जाएगा। इतना लंबा न करके जब भी सेम संख्या का वर्ग हो तो एक संख्या बाहर निकाल दीजिए, तो 5 और जो Q है तो Q का वर्ग, ये हो जाएगा समीकरण 1।
यहाँ तक समझ में आ गया समीकरण 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है पी स्क्वायर बराबर 5q का वर्ग, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 हमारा गुणे में है, तो इधर जाके बटे में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, p का वर्ग बटे 5 बराबर q का वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा p का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है। विभाजित का मतलब कि 5 से भाग जा रहा है। अगर p का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है तो p के वर्ग के अंदर हमारे 2 p हैं, तो इन दोनों में से एक p भी तो 5 से विभाजित हो रहा है ना। यहाँ पर p का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो एक p भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि वर्ग के अंदर 2 p हैं। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो सिंगल p भी 5 से हमारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर p का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है। p का वर्ग किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, या लिख दें कि विभाजित है। तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये लीजिए, पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, मानना है। अब माना, अब हम यहाँ पर क्या मानने वाले हैं, अब हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे p बराबर 5m रखने पर, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो हमारा जो भी समीकरण होगा तो जहाँ पर p रखा होगा, p की जगह हमको क्या रखना है, 5m रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं p का स्क्वायर बराबर 5q का वर्ग, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ पर जहाँ पर p लिखा उसके जगह हम 5m रखेंगे। तो 5m हमने रख दिया, वर्ग था तो हमने वर्ग लगा दिया, और 5q का वर्ग हमने कर दिया। अब इसको वर्ग हटाएंगे तो 5m 25 और m का वर्ग बनेगा बराबर 5q का वर्ग बनेगा। वर्ग लगा था तो 5 2 बार था तो 5m 25 हो गया, और m का वर्ग हो गया, m भी 2 बार था। तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा तो 5m 25 5 आएगा, तो यहाँ बचेगा 5m का वर्ग बराबर q का वर्ग। ये हम मान लेते समीकरण 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m का वर्ग बराबर q का वर्ग बटे 5। यहाँ पर हमने देखा कि p का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पर q का वर्ग किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी हम लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर q का वर्ग 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर p का वर्ग 5 से विभाजित है तो एक p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर q का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, तो q के वर्ग में 2q है तो एक q भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 5। उभयनिष्ठ क्या है 5 है, यानी कि दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात इनका HCF क्या है, 5 है, ठीक ना। क्योंकि p का वर्ग भी तथा p और q का वर्ग भी तथा q दोनों समीकरण 1 और 2 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात दोनों में ही 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो HCF क्या होगा, 5 होगा। और हमारी परिभाषा क्या कहती है कि परिमेय संख्या में HCF 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HCF हम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं कि हम समीकरण 1 यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर समीकरण
2 देख रहे हैं, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। किससे विभाजित हो रहे हैं? 5 से। पी स्क्वायर अर्थात P 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर अर्थात Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 5 है, और उभयनिष्ठ ही HCF होता है। तो HCF कितना आ रहा है? 5 है, और हमको HCF चाहिए कितना? 1 चाहिए। अगर HCF 1 आएगा तो ही वो परिमेय संख्या होगी। हमने परिभाषा में आपको पहले भी बता चुका है, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो कल्पना की वो कल्पना क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि HCF 1 नहीं आ रहा है, HCF क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से HCF क्या प्राप्त हो रहा है? HCF समीकरण 1 और 2 से HCF हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 नहीं हो रहा है। समीकरण 1 नहीं है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से HCF बराबर 1 नहीं है, और HCF 1 नहीं है तो हमारी कल्पना क्या है? इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेयी संख्या है। ठीक है ना? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से हमें HCF 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है। क्यों गलत है? HCF 1 नहीं आ रहा है। अगर HCF 1 आता तो हमारी कल्पना सही होती। तो हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना गलत है? कि √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना है। जब हमारी कल्पना गलत है इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना? पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर हमने जहाँ पर √5 लिखा है तो क्वेश्चन √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, और √5 तो हमने सॉल्व कर दिया। तो √5 की जगह 2, 3 अगर 7 पूछता है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर आपको 5 दिया है वहाँ वहाँ पर आपको 2 कर देना है, 3 कर देना है, 7 कर देना है। तो 2 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग कर देंगे, जैसे हमने 5 का किया। बाकी पूरी कहानी इनकी राम कथा सेम वही रहेगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन और छोटा और सरल है, दिखने में लग रहा कठिन पर है बिल्कुल सरल। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने मान लिया कि वो कठिन है तो आपको हमेशा वो कठिन ही लगेगा। इसलिए क्वेश्चन को आप इजी सरल मानिए, फिर सॉल्व करिए, जल्दी समझ में आता है। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वही प्रक्रिया है जो पहले क्वेश्चन में की थी। कल्पना कर लेते हैं। हल किया, यहाँ पर लिखा कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय दिया है, तो हम क्या मान लेंगे? उल्टा परिमेय संख्या है। ठीक है ना? हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय हमने मान लिया है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख दें, बराबर में लिख दें, बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है ना? बहुत सारी परिभाषा में एक लिख दिया, आप पूरी लिख दीजिए या 2-3 पढ़ लीजिए। ठीक है? अब इसको हमने मान लिया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है जो बहुत सरल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q। 3 प्लस में है तो इसको उस पार भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया? माइनस में कर दिया। प्लस में था तो उस पार जाके क्या बन गया? माइनस में बन गया। ठीक है ना?
यहाँ पर 2 इधर गुणे में है तो इधर जाके बटे में चला जाएगा, तो √5 इधर बचेगा, इधर हो जाएगा P/Q -3 और पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये P/Q के रूप में हो चुकी है, ठीक है ना। और ये एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय की संख्या के बराबर नहीं होती है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर असंभव है, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, या तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। मतलब दोनों संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती हैं। तो जब दोनों संख्या बराबर नहीं होती है तो हमारी कल्पना क्या हो गई? हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्यों हमारी कल्पना गलत है? क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। और यहाँ पर देखिए √5 एक परिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। ये पूरा हमारा P हो जाएगा और ये बटा और ये हो जाएगा Q, ठीक है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 1/√2 ही है, 1/√2, ठीक है ना। इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। हल करते हैं तो कल्पना कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना है। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना कर लिया तो इसको हम मान लें अब 1/√2 बराबर P/Q। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है ना, P/Q के रूप में, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, ठीक। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कि यहाँ क्या करेंगे, हम अंकों को उलट देते हैं। यहाँ पर लिखे अंकों को उलटने पर, उल्टा कर दे, उलट देते हैं। √2 है तो ऊपर चला जाएगा √2। अब बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा Q/P। अंकों को हमने उलट दिया, उलटने के बाद 1 नीचे आएगा तो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अंकों को उलट दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये एक हमारी परिमेय संख्या है। Q/P के रूप में लिखें या चाहे P/Q के रूप में लिखें, ठीक है ना। तो ये एक हमारी परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव घटना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है या असंभव घटना है हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत
है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कहानी सबकी सेम ही लिखनी है, बस संख्या चेंज है, ये और छोटा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व हो चुका है। अब आप देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। इसको अपन मिटाते हैं, ठीक है ना, ये भी मिटाते हैं और ये मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, बाकी सेम वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5, 7√5 सेम उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 7√5। क्या मान लेंगे? कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7√5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ये हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 गुण में तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो √5 बराबर P/7 इधर आ जाएगा तो 7Q हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक अपरिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या है। फिर वही कहानी, असंभव घटना। अब परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है तो वही चीज़ फिर लिख देना, इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, डायरेक्ट यहीं पे हमको मिल गया। यहाँ लिखेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेम इसी तरीके से इसका तीसरा क्वेश्चन लगाना है। तो अब आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसमें क्या करना है अपने को? ये मिटा देते हैं। चलिए पूरा ही मिटाकर फिर से लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तीसरा है 6 + √2। हल करते हैं। कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अभी हटाते हैं, 6 को उस पार भेजते हैं तो √2 बराबर P/Q। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस का 6 बन गया, ठीक है। अब 6 में कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 कर देते हैं। √2 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम Q आएगा P - 6Q। एलसीएम तो बनता ही होगा है ना, हमने एलसीएम कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या बन गई है, P/Q के रूप में है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर असंभव घटना, तो वही लिखते हैं कि अपरिमेय
चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, ठीक, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए प्यारे बच्चों, इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस और इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रश्नावली की एक खासियत है, इसमें हमको परिमेय या परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार, राधे राधे, सीताराम।